अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। गुज़श्ता रोज़ प्लानिंग कमीशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो जारी की गई और इस रिपोर्ट में जो पाकिस्तान के तमाम 134 अजला हैं उसमें तालीम की क्या सूरत हाल है उसका पूरा अहाता किया गया है। इन नटशल अगर बात करें उस रिपोर्ट को, आप कह सकते हैं कि उसका क्रक्स जो है वो यही है कि पाकिस्तान में जो तालीम का निज़ाम है वो बिल्कुल नाकारा हो चुका है, डिसफंक्शनल है, तबाह हो चुका है। और ऐसी सूरत में आगे क्या करना चाहिए, आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इस रिपोर्ट की क्या अहम फाइंडिंग्स हैं और शायद ये भी एक बहुत बड़ी रूट कॉज है जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत या जितने जो शोबे हैं बाकी दुनिया के मुकाबले में हम तरक्की नहीं करते, क्योंकि जब आपकी बुनियाद ही ठीक नहीं होगी, जब आपका तालीमी निज़ाम ही ठीक नहीं होगा तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो शहबाज, सबसे पहले तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये है कि कमीशन हुकूमत का एक इदारा है, तो कम अज़ कम इतना अप्रिशिएट करना तो बनता है कि हुकूमत ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसमें ऑब्वियसली हुकूमत की जो अपनी कोताहियां हैं, वो वफाकी हुकूमत हो, वो सूबाई हुकूमतें हों, उससे भी ये पर्दा उठाती है। तो एटलीस्ट इन दैट सेंस टू बिगिन विद एक वेलकम करना चाहिए कि आप एक ऑनेस्टली जो भी आप असेस कर रहे हैं उसको पब्लिक भी कर रहे हैं। देखिए कामरान, अगर किसी मसले को हल करना हो तो उसकी जो तरफ पहला स्टेप होता है उसको एक्नॉलेज करना और उसको अप्रिशिएट करना कि ये मसला आपके सर पर खड़ा हुआ। जब तक आप उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा जो पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है, अगर इस रिपोर्ट को सामने रखा जाए तो वो टोटली कोलैप्स कर चुका है इस वक्त। हमारा जो ज़्यादातर फोकस इसी चीज़ के ऊपर होता है कि कितने स्कूल्स बन गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। कभी इस चीज़ पे बहुत कम बात होती है कि जो आउटकम्स हैं हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसका, बच्चों की लर्निंग के लेवल्स क्या हैं, ओवरऑल उनकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, उसके ऊपर बात नहीं होती। हम सब बात करते हैं सिक्योरिटी क्राइसिस की बात करते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस की बहुत ज़्यादा हम लोग बात करते हैं, लेकिन जो ह्यूमन क्राइसिस है, ह्यूमन क्राइसिस के ऊपर उस तरीके से ना हमारे पॉलिसी मेकर्स का फोकस है, ना हमारे मीडिया का फोकस है। उसकी शायद एक वजह यह भी है कि आफ्टर द 18th अमेंडमेंट जो सोशल सेक्टर है उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अब सूबाई मामला हो गया है और उस लिहाज से इस तरीके से वफाकी लेवल पे उस पर फोकस नहीं हो पा रहा। ऑल्दो आपको गाहे बगाही कहीं ना कहीं कोई स्टोरी नज़र आ जाती है, किसी डोनर्स की तरफ से कोई जो है वो रिपोर्ट नज़र आ जाती है, बट प्लानिंग कमीशन के लेवल पर इस रिपोर्ट को जारी करने से कम अज़ कम इस चीज़ का एक एहसास है कि हमारा एक ह्यूमन क्राइसिस जो हमें हिट कर चुका है और ये क्राइसिस उन जितने भी क्राइसिस हैं उसकी मदर है ये। अगर हम इसको फिक्स नहीं करेंगे तो आज के, बल्कि अभी भी जो गवर्नमेंट है उसका सबसे बड़ा मसला यही है कि हमें क्वालिटी की जो रिसोर्स है ह्यूमन वो नहीं मिल रहा। आप देख रहे हैं कि अब बाहर से कंसल्टेंट्स लाने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस चला गया है। इवन कि अभी SIFC ने स्पेशल पे स्केल्स के ऊपर, एक तो पहले एक स्पेशल पे स्केल था, इसके ऊपर एक और नया है कि उन्होंने एक सुपरा स्केल निकाला है कि 20-22 लाख रुपए के ऊपर लोगों को हायर किया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए कि लोग नहीं। और लोग क्यों नहीं है, और उसमें आई थिंक जो आपने आउटकम की बात कर रहे हैं, एक और एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। अक्सर हमारे यहाँ जो सबसे कंपेटिटिव एग्जाम जिसे समझा जाता है सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है, और उसकी जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है एक रिपोर्ट भी जारी करता है और उसमें अगर आप वो जो उनकी फाइंडिंग्स देखें कि हालांकि वो सबसे कंपेटिटिव एग्जाम होता है और जो मयार है, जो लोग अटेम्प्ट करते हैं, उनकी जो राय है, जो चीज़ें हैं, तो उससे क्लियरली आपको अंदाज़ा होता है कि हमारे यहाँ तालीम का मयार क्या है। उसमें ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसमें अटेम्प्ट करते हैं। तो वो जो आउटकम की आप बात कर रहे थे कि जो एक तरफ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्कूल्स या नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ दे आर इम्पॉर्टेंट बट क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स। देखिए ये जो रिपोर्ट है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 की, इसमें जो पीरियड है वो 2020 से 2023 का पीरियड इन्होंने लिया है। उसमें उसकी बेस पे ये असेसमेंट है। ये जरा क्लैरिफाई कर दें, इज इट फॉर द फर्स्ट टाइम कि इस तरह की फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरा ख्याल ये ऑफिशियल रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम है। इस तरह की जो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, STPI काम करता रहा, तबाद लैब इसके ऊपर काम करता रहा, अलिफ ऐलान एक प्रोजेक्ट था जिसको मुशर्रफ ज़ैदी उसको देखते थे, वहाँ से उस लेवल से ये कैंपेन चलती रही है। लेकिन और ज़्यादातर उस वक्त भी जो फंडिंग थी इसकी फॉरेन फंडिंग होती थी इस इशू को हाईलाइट करने के लिए। अब ये जो रिपोर्ट है ये इसके ऊपर अपेरेंटली जो इसके ऊपर इसकी जो ओनरशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की है और कल इसको रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की तरफ से। इसमें एहसन इकबाल थे प्लानिंग मिनिस्टर और JN मैरियज जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है वो वहाँ पे मौजूद थी। अगर इसका ब्रीफली हम पहले इसकी फाइंडिंग्स बता दें नाजरीन को। नाजरीन इस रिपोर्ट को पढ़ के सुन के आपको खुशी नहीं होगी, रिपोर्ट अवेलेबल है मेरे ख्याल इनकी वेबसाइट पे भी, एक बार इसको जरूर देखिएगा, खासतौर पर हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं
इसमें ओवरऑल आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकें, जो हमारा ओवरऑल इंडेक्स है, नेशनल इंडेक्स, वो उसकी स्कोर है सिर्फ 54 आउट ऑफ 100, और ये फॉल करता है एक कैटेगरी जो इन्होंने बनाई हुई है मीडियम की, उसके अंदर ये फॉल करता है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के ओवरऑल जो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड इंडिकेटर्स वो तमाम के तमाम जो हैं ऑन एन एवरेज वो बिलो एवरेज के लेवल के ऊपर है, एंड दिस इज क्वाइट अलार्मिंग। अगर आप ओवरऑल इंडेक्स का मैप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो तो आपको मैप में आपको रेड ही रेड कलर नजर आ रहा है। ये ओवरऑल रिपोर्ट है, और इसमें आगे जो इसके कुछ इंडाइसेस हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, और कुछ हाफ आपको येलो नजर आ रहा है। येलो का मतलब ये है कि ये मीडियम कैटेगरी में फॉल करता है। आप पाकिस्तान के 134 इजला हैं, इस्लामाबाद को भी एक जिला तस्लीम किया जाता है। सिर्फ इस्लामाबाद एक ऐसा है जो हाई कैटेगरी में है, वेरी हाई के अंदर एक भी जिला पाकिस्तान का नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखें 56 जो इजला हैं पाकिस्तान की वो मीडियम कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये इजला जो है एजुकेशन के मेयार के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं, और 77 इजला जो है वो लो कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अगर बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, मैं अगर फर्दर 2-3 मैप्स हैं वो भी नाज़िर अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख लें तो उस पर सूरत हाल जो है और ज्यादा वाज़ेह हो जाती है। ये जो लर्निंग का मैप है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट थी इसके जिसकी बेस के ऊपर ये जो बनाई गई है, इसकी फाइंडिंग्स है, उसके 5 बड़े इंडिकेटर्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस है, लर्निंग है, इंक्लूजन है, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट है, और पब्लिक फाइनेंसिंग है। ओवरऑल स्कोर हमारा 54 है। लर्निंग का मैप अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो जो मैप नंबर 2 है, ये तमाम का तमाम जो मैप है ये रेड है। रेड का मतलब ये है कि हम लो कैटेगरी में फॉल कर चुके हैं। लर्निंग आउटकम्स हमारे इंतहाई बुरे हैं। सवाल ये नहीं है कि इस वक्त 26 मिलियन जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, सवाल यह है कि जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, उनकी जो आउटकम्स है लर्निंग के वो कितने बुरे हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और का अगर आप मैप देखते हैं कि जो स्कूल्स हैं पाकिस्तान में, अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कूल्स और एक्सेस टू एजुकेशन आपका जो सिस्टम है उसमें आपको एक ग्रीनरी नजर आती है मैप के ऊपर, लेकिन ये जो ग्रीनरी है ये ज्यादातर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फोकस्ड है। बाकी अगर आप देखेंगे उसमें येलो कलर आपको ज्यादा नजर आ रहा है, रेड कलर नजर आ रहा है। एंड सेम इज द केस विद, अगर आप देखें जो तीसरी जो एक मैप है आपका स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, जो लर्निंग के आप इसके अलावा जो चौथा मैप है इंक्लूजन, इक्विटी एंड टेक्नोलॉजी का, अगेन यहाँ पे जो थोड़ी बहुत आपको मैप के अंदर ग्रीनरी नजर आ रही है ये पंजाब है, वेस्ट और कुछ खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंसेस है। बाकी देख लीजिए सिंध है, बलूचिस्तान है, बुरी हालत है। और लास्टली जो इसका एक और जो मैप स्क्रीन के ऊपर आपको निस्बत नजर आ रहा होगा वो गवर्नेंस और मैनेजमेंट का है। अगेन तमाम का तमाम जो मैप है वो येलो है, सिवाय 2 आपको उसमें स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, एक इस्लामाबाद का होगा और एक खैबर पख्तूनख्वा का कोई प्रोविंस है। तो ओवरऑल कामरान अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो देयर इज नथिंग टू अबाउट। जो मैंने आगाज में कहा था कि डिसफंक्शन और ये नाकारा हो चुका है आपका जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है, तो आई थिंक ये नंबर्स जो हैं खुद प्लानिंग कमीशन के ये बता रहे हैं। अब इसमें जो आपने जिक्र किया ज़ाहिर है कि 5 मेजर इंडिकेटर्स जिसके ऊपर इन्होंने जज किया। अब इसमें इंटरेस्टिंगली एक खैबर पख्तूनख्वा का आपने जिक्र किया, 2020 से ज़ाहिर ऑनवर्ड ये असेस किया गया केपी में पीटीआई की हुकूमत है, तो उसमें जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम के अंदर गवर्नेंस और मैनेजमेंट का है, इंटरेस्टिंगली पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा आगे है। बट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब ना सिर्फ केपी बल्कि बाकी तमाम सूबों से आगे है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट लुक्स लाइक कि जिस तरह से तरजीहात हैं दोनों जमातों की, तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्शन हमें एजुकेशन के निज़ाम में भी नजर आता है। डेफिनेटली पीएमएलएन को सिंबलाइज किया जाता है रोड्स के साथ, ब्रिजेस के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो वही चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। और जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी खैबर पख्तूनख्वा में भी और फेडरल गवर्नमेंट जो उनकी थी पंजाब में भी थी, तो आपको याद हो जो पीटीआई का ज़्यादा फोकस था उस वक्त हेल्थ और एजुकेशन के निज़ाम के ऊपर था। यही वजह है कि आपको यहाँ पे केपी के अंदर आपको जो मैनेजमेंट है और गवर्नेंस उसमें जो इंडिकेटर्स है उसमें थोड़ी सी बेहतरी नज़र आ रही है। मुझे आज कॉल आई थी एहसन इकबाल की, प्लानिंग मिनिस्टर जो है, आफ्टर प्रॉब्ली ही रेड द स्टोरी देन ही गिव अ रिएक्शन। उन्होंने कहा जी कि ये जो गवर्नेंस का जो इंडिकेटर्स हैं ये 2022 से 2023 के हैं, और उनका उस वक्त पंजाब के अंदर जो सेक्रेटरी एजुकेशन होते थे हर 6 से 8 माह के बाद तब्दील हो रहे थे। ये बात वो कर रहे हैं पीटीआई के टाइम पे की, तो इसलिए उनका जी इसलिए हमारा जो गवर्नेंस का पंजाब का इंडेक्स है वो बुरा आया है, और खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि सस्टेनेबिलिटी उस इंडेक्स के ऊपर तो बेहतर आया। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चूंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम सारा पीएमएलएन का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। अच्छा, इसमें एक और जो आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओवरऑल तो आपने कहा कि जो इंडेक्स है वो बिलो एवरेज है, और फिर दूसरा आई थिंक लार्जर इशू इसीलिए भी होता है कि हम अगर आप
खास करके बलूचिस्तान के अंदर देखें, हमेशा से बात करते हैं हम कि सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है, और एक बहुत बड़ी वजह के जिस तरीके से बाकी सूबों पर खर्च किया जाता है सोशल सेक्टर के ऊपर, हेल्थ एजुकेशन के ऊपर, वहाँ पर खर्च नहीं किया जाता, और इसी वजह से वहाँ पर आपको एक रिजेंटमेंट भी मिलती है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान आई थिंक उसमें तमाम के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्कूल हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल किसी भी एक इंडेक्स के ऊपर वो नहीं है, मीडियम में भी नहीं है। तो ये आई थिंक अब आप अंदाजा भी होता है ना कि वहां पर लोग आखिर फिर क्यों गिला करते हैं, विफाक से गिला होता है या बाकी सूबों से उनको गिला होता है कि उस तरीके से स्पेंडिंग नहीं होती। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है। अगर लोगों को वहां पर आप एम्पावर करेंगे, अच्छी तालीम, अच्छी सेहत देंगे, तो फिर लोग आपसे क्यों गिला करेंगे, क्यों वहां पर एहतजाज? देखिए 2010 के बाद जब आपकी नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में सूबों को ज़्यादा पैसा गया, तो एक जो अच्छी चीज़ हुई कि जो एक बलूचिस्तान का एतराज़ होता था कि उनको वसाइल नहीं मिलते, वो उनका एतराज़ ख़त्म हो गया। अब उनको जो वसाइल मिल रहे हैं इतने मिल रहे हैं कि जो उनकी ज़रूरियात से भी ज़्यादा है, जो पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर आप सूबे की अब वो देखें उसके ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा सूबा, आपको रोड्स की ज़्यादा ज़रूरत है, सब कुछ है वहाँ पे। उनके पास फंड जो है एक्सेस में होते हैं, कमी नहीं होती बलूचिस्तान के पास। आप किसी भी साल में जाके उनकी बैलेंस शीट उठा के देख लें, वो सरप्लस के अंदर है, वो लॉस में नहीं है, वो शॉर्टफॉल नहीं है, उनका रेड में नहीं है उनके जो बजट है। लेकिन जब एजुकेशन के सोशल इंडिकेटर्स की बात हो तो पूरा सूबा ही रेड के अंदर है। दिस इज वेरी अलार्मिंग। पैसा है तो जा किधर है, खर्च वो जिम्मेदारी ऑब्वियसली वहां पे जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं उनकी है, डेफिनेटली। ऑल्सो उसमें आई थिंक सिंध की भी बात करना यहाँ पे। मैं सिर्फ बलूचिस्तान की एक चीज एक्सप्लेन कर दूं, जो कल की रिपोर्ट लॉन्चिंग में भी जिक्र आया कि एक जो बड़ा इंडेक्स है इसके अंदर जो इंडिकेटर है ना, वो आपका जो हमारे मैट्रिक का इम्तहान होता है उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी अच्छी आ रही है। तो उन्होंने एक एग्जांपल दी, एक जो वहाँ पे लॉन्चिंग जो उसकी थी तकरीब, उसके अंदर कि जो बलूचिस्तान का एजुकेशन के मेयार के ऊपर जो सबसे बुरा उनका जो ज़िला है, उसके जो मैट्रिक का रिजल्ट था, जो बलूचिस्तान का जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है गवादर, उससे भी बेहतर था। इसका मतलब कि मैनिपुलेशन ऑफ द रिजल्ट्स हो रही है। जो वहाँ पे नताइज हैं वो भी एज सच कोई वो इंडिकेट नहीं करे कि बेहतरी है। जो 4-5 बड़ी वीकनेसेस इस रिपोर्ट के अंदर आइडेंटिफाई की हैं पाकिस्तान के एजुकेशन के सिस्टम की, कि हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो है, रीडिंग स्किल्स का मसला है, एजुकेशन सेक्रेटरी के कांस्टेंट तबादले हो रहे हैं, मैनेजमेंट की बात हो रही है, क्योंकि जब मैनेजमेंट ऊपर उसकी एक टेन्योर सिक्योर होगा तो वो नीचे को इस्लाहात लाने के लिए काम भी करेगा। 6 महीने के बाद सेक्रेटरी चेंज हो तो उसने क्या काम करना है। डेवलपमेंट बजट में ज्यादा एजुकेशन का हिस्सा नहीं है सूबों का। जो करंट बजट है उसका 90% सिर्फ तनख्वाह में जा रहा है, वहाँ पे काम नहीं हो रहा। अगर ओवरऑल आप चारों सूबों की परफॉर्मेंस देखें तो कोई काबिल तारीफ नहीं है, और ये सूरत हाल काफी हद तक जो है वो खराब हो चुकी है। और अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त को उस तरीके से वफाकी हुकूमत को तो हम ब्लेम नहीं कर सकते। आईनी तौर पर जो तालीम है अब सूबाई मामला है। जरूरत इस वक्त समझ की है कि पाकिस्तान में एक रियल एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जरूरत है। वो एजुकेशन की इमरजेंसी नहीं जो पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उनको स्कूल में लाने की। यहाँ पे हम बात करें कि जो स्कूल में है, जो इस निज़ाम से पढ़कर निकले हैं, वो भी किसी काबिल नहीं है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बजाय वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे रफीकुल्लाह काकड़ साहब, ये मेंबर सोशल सेक्टर हैं प्लानिंग कमीशन में। उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन इस रिपोर्ट के ऊपर। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। स्काइप पर हमें ज्वाइन किया है अभी रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब ने, ये मेंबर सोशल सेक्टर हैं प्लानिंग कमीशन में। बहुत शुक्रिया काकड़ साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अगर इस प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट लॉन्च हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट जो एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स है, आपके ख्याल में गोइंग थ्रू विद दिस रिपोर्ट, क्या हम ये सेफली कह सकते हैं इस रिपोर्ट को सामने रखते हुए कि पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर अब नाकारा हो चुका है? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू मुझे दावत देने के लिए। ये रिपोर्ट बेसिकली पाकिस्तान में तालीम के जो मुख्तलिफ पहलू है उनका ज़िलों के सतह पर जायज़ा लेके हमने कंपाइल की है। पाकिस्तान के चारों सूबों और इस्लामाबाद को शामिल करके तकरीबन टोटल 134 अजला है, और इन 134 अजला की तालीमी कारकर्दगी का हमने जायज़ा लिया है 5 मेन पहलुओं में, जिनमें तालीम तक रसाई, तालीम का मयार, तालीम में ख़वातीन, लड़कियों और दीगर जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है उनके लिए मौक़े, तालीम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तालीमी गवर्नेंस, और आखिर में जो बजटिंग है तालीम के लिए पब्लिक सेक्टर में या सरकार की।
तो मेरे ख्याल से अगर हम इसके फाइंडिंग्स पे नज़र डालें तो ये कहना जायज़ होगा कि जो इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है वो बड़ी मायूस कुन है। पाकिस्तान में पूरे मुल्क में जो ओवरऑल पाकिस्तान का नेशनल एवरेज स्कोर है वो 100 में से 53 या 52 स्कोर आया है, और जो इस इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान को लो परफॉर्मेंस कैटेगरी में प्लेस करता है ओवरऑल। बाकी कैटेगरीज है वेरी हाई, हाई, मीडियम और उसके बाद लो, लो जो कि सबसे निचली कैटेगरी है। अच्छा रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब, इसमें पाकिस्तान में अब वसाइल की उस तरीके से कमी नहीं है। नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत सूबों को 57.5% हिस्सा मिलता है और तमाम जो सूबाई हुकूमतें उनके जो बजट्स हैं वो सरप्लस के अंदर है। तो क्या वजह है कि वसाइल की फरहमी के बावजूद, ऑल्दो ये सिर्फ आपके एक इंडिकेटर को कवर करता है पब्लिक फाइनेंसिंग वाले को, क्या वजह है कि आज तक सूबाई हुकूमतें इस निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकी? क्या हमारी डायरेक्शन का मसला है या अभी तक हम ओवरऑल जो प्रॉब्लम है उसको समझ ही नहीं पाए? मेरे ख्याल से डायरेक्शन का भी मसला है, और जहां पे डायरेक्शन सिमत का दुरुस्त तयन हो भी जाता है वहां पे फिर इम्प्लीमेंटेशन के मसाइल आते हैं। तो इस रिपोर्ट में ये बात भी सामने आती है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों ने ख़ास तौर पर तालीम के बजट भी बढ़ाया है, तालीमी निज़ाम में इस्लाहात भी मुतारिफ कराई है, और दो सूबे ख़ास तौर पर सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तालीमी कारकर्दगी काफ़ी बेहतर भी है। वो दोनों जो है नेशनल एवरेज से अबव स्कोर करते हैं। तो वो कोशिशें नज़र आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल से दो बुनियादी मसाइल हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा इस हवाले से। नंबर 1 जो बुनियादी मसला है वो ये है कि तालीम पे जो वसाइल खर्च हो रहे हैं और जो तालीमी पॉलिसी है उसमें अभी भी जो मयार तालीम है वो उस तरह से तरजीह नहीं है जिस तरह से ये होना चाहिए, बल्कि तमाम तर वसाइल और वक्त जो है वो तालीम तक रसाई देने में लगाया जाता है। जबकि अब मुसलसल बार बार रिसर्च ने बारहा ये साबित किया है कि तालीम तक रसाई भी आप तब ही बेहतर कर सकते हैं जब तालीम का मयार हो। ख़ास तौर पर सरकारी स्कूलों में जो लोग अपने बच्चों को भेजने का फैसला है वो डिपेंडेंट ही इसी बात पर है कि जो वालिदैन की सरकारी स्कूलों के मयार तालीम के हवाले से तासुर क्या है। अगर वो तासुर अच्छा नहीं है, वो मनफी है, तो आप जो मर्जी स्कूल बनाते जाए, वालिदैन नहीं भेजेंगे सरकारी स्कूलों में जहां पे भी उनको प्राइवेट स्कूल का ऑप्शन मिले। सो ये पहली बात है कि मयार तालीम पे जिस तरह का फोकस होना चाहिए वो नहीं हो रहा। दूसरा जो अहम मसला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इस रिपोर्ट में सामने आई है, वो ये है कि इस बात पे तो सब मुत्तफिक है कि हमें तालीम पे मजीद बजट खर्च करना चाहिए, तालीमी बजट बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो इस रिपोर्ट में दिलचस्प बात सामने आई है वो ये है कि हमें न सिर्फ तालीम पे बजट बढ़ाना है, बल्कि वो बजट जिस तरीकों से और जिन एरियाज में, जिन थीमेटिक एरियाज में खर्च होता है उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक एग्जिस्टिंग सरकारी खर्चों की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस नहीं इम्प्रूव होती, यानी हम पैसे खर्च कर रहे हैं उनके मतलूबा नताइज नहीं आ रहे, जब तक ये इम्प्रूव नहीं होता बजट बढ़ाने से कोई खातिर खा तालीमी नताइज में इजाफा नहीं होगा। और आखिरी और सबसे अहम बात जो मैं करना चाहता हूं जो इस रिपोर्ट में सामने आई है वो ये है जो तालीम का हमारा गवर्नेंस का निज़ाम है। आप देखें हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बाद, ख़ास तौर पर फौज के बाद, तालीमी महकमे जो है वो सबसे बड़े सिविलियन एम्प्लॉयर्स हैं। लाखों की तादाद में इस तालीम के वर्कफोर्स की तादाद है, और पूरे पाकिस्तान में ये यूनियन काउंसिल और गांव की सतह तक फैले हुए हैं, जिसका मतलब है कि एक सूबा, अगर आप बलूचिस्तान जो सबसे छोटा सूबा है, बलूचिस्तान में भी महकमा तालीम को बैक वक्त तकरीबन 70,000 तालीमी वर्कफोर्स को मैनेज करना होता है। तो वो जो HR मैनेजमेंट है तालीमी निज़ाम में वो बहुत पुअर है। मिसाल के तौर पर सेक्रेटरी एजुकेशन का टेन्योर जो कि कम से कम 3-4 साल होना चाहिए वो एवरेज 6-7 महीने है। इसी तरह जो तालीम DOs है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स है, या जो महकमा तालीम में अटैच डिपार्टमेंट्स है, ब्यूरो ऑफ करिकुलम है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इनकी जो हेड्स है, जो मैनेजरियल रोल्स है
इधर एक बंदे का टेन्योर अगर 8 महीने या 1 साल हो तो वो क्या बेहतरी लाएगा। 8 महीने या 1 साल तो इतने बड़े निजाम और पेचीदा निजाम को समझने में लग जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर पोस्टिंग्स है और इरेशनल ट्रांसफर पोस्टिंग है, जिसकी वजह से आपने बड़ा खूबसूरती के साथ जो और क्लैरिटी के साथ इश्यूज को आइडेंटिफाई किया। जो आपने बात की तालीम के मयार की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अब आइडेंटिफाई तो कर लिया हमने कि, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर आप सरकारी इदारे देखें तालीमी, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस्लामाबाद की एग्जाम्पल ले लें, बाकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन वहां पे पढ़ाया क्या जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक चीज तो प्रूव होगी है कि हमारे एक तरफ सरकारी सतह पर जो तालीम दी जा रही है, दूसरी तरफ हमारा प्राइवेट सेक्टर है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऐसे इदारे मौजूद हैं जो बिल्कुल मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो प्रोवाइड नहीं की जा सकती। फर्क यह है कि सरकारी इदारों में या सरकारी जो स्कूल्स हैं वहां पर प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो आखिर सबसे बड़ी रुकावट है क्या? अब आपने इन एरियाज को आइडेंटिफाई कर लिया, गिवन के फेडरल गवर्नमेंट की भी कंस्ट्रेंट्स हैं, गिवन जो 18th अमेंडमेंट है, तो इस रिपोर्ट को सामने रखते हुए कैसे एक पैराडाइम शिफ्ट लाई जा सकती है, इन तमाम एरियाज को एड्रेस किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया, बहुत अहम सवाल है। मेरे ख्याल से इस सवाल का अगर मैं जवाब दूं तो कुछ अनासिर जिससे तालीमी निज़ाम में पैराडाइम शिफ्ट लाया जा सके, कुछ अनासिर तालीमी निज़ाम के अंदर है, और कुछ आपके सवाल के जो अनासिर है वो उसका तालीमी निज़ाम से ताल्लुक नहीं है, वो ओवरऑल जो इस मुल्क का गवर्नेंस का निज़ाम है, सियासी निज़ाम है, उससे ताल्लुक है। तो मैं दूसरे वाले से शुरू करता हूँ और फिर तालीमी निज़ाम की तरफ जाता हूँ। देखिए, सबसे पहले अहम बात तो ये है कि सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल मैक्रो लेवल पे ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। जब सियासी अदम इस्तेहकाम हो, तसलसल ना हो पॉलिसियों का, उसका मतलब है इंतजामी लेवल पे तसलसल नहीं रहेगा। जब इंतजामी लेवल पे तसलसल नहीं रहेगा, उसका असर जो है वो नीचे स्कूल लेवल तक आपको महसूस होता हुआ नजर आता है। ये मैं समझता हूँ चंद वो अनासिर है जिसका तालीमी निज़ाम से डायरेक्ट असर ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसका असर तालीम, सेहत और तमाम बुनियादी सहूलियात पे होता है। इसके बाद जो दूसरा तालीमी निज़ाम में एक नुमाया तब्दीली लाने के लिए ज़रूरी बात है वो ये है कि जो भी वसाइल सरकार खर्च कर रही है तालीमी निज़ाम पे, वो ऐसे इशूज और एरियाज पे खर्च किए जाएं कि बेहतर नताइज निकल आए। यहाँ पे भी मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि जो हमारा ओवरऑल सियासी कल्चर है उसका बड़ा अमल दखल है, और वो अमल दखल यूँ है कि जहाँ पे अवाम से लेके सियासी जमातें और मीडिया सिर्फ विजिबल चीज़ों को अप्रिशिएट करे, इनविजिबल चीज़ों को अप्रिशिएट ना करे, तो फिर जो आपके मुल्क की सियासी अशराफिया है उनके पास रफीउल्लाह काकड़ साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से तमाम इशू को एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्सपर्टीज। दो चीजें जो आपने हाईलाइट की हैं और जो पाकिस्तान के हर मसले की जड़ है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज, चाहे वो सोशल सेक्टर की पॉलिसीज हैं, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी या ओवरऑल जो पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं, जब तक ये मसले हल नहीं होंगे ना पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम बेहतर होगा, ना इस मुल्क की मैशत बेहतर होगी। हमारे साथ ही रहिएगा, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ताल्लुकात की बात करेंगे जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, उसमें कितनी बेहतरी या बदतरी है। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। अफगान तालिबान को दोबारा इक़्तिदार में आए 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, और इसके हवाले से पाकिस्तान के जो स्पेशल एनवॉय हैं ऑन अफगानिस्तान, उन्होंने एक असेसमेंट दी है, और ऑब्वियसली वो पाकिस्तान की असेसमेंट समझी जानी चाहिए कि इन 3 सालों में अफगानिस्तान के अंदर क्या क्या तब्दीली आई है, पाकिस्तान के लिए क्या नए चैलेंजेस हैं। और अगर उसको समराइज करें तो एक तो पाकिस्तान के जो खुसूसी नुमाइंदे हैं ऑन अफगानिस्तान, एम्बेसडर आसिफ दुरानी, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि इन 3 सालों के अंदर अफगानिस्तान के जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो बेहतर हुए हैं, करप्शन जो है वहाँ पर कम हुई है, और इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी एक्नॉलेज किया है। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आया और पाकिस्तान उसको वेलकम करता है। लेकिन जो अगली बात उन्होंने कही कि ये जो अफगानिस्तान में इस वक्त अमन आया है, ये पाकिस्तान की सलामती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया, और उसकी वजह वो ये बताते हैं क्योंकि वहाँ से जो कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है। उसके साथ शहबाज जो आसिफ दुरानी है, उन्होंने ये भी कहा
कि उनको ये लगता है और पाकिस्तान की ये असेसमेंट है कि अब जो एक दफ़ा फिर जो अफ़गानिस्तान को जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो ऑलमोस्ट भूलती जा रही है या भूल चुकी है। और उन्होंने कहा कि अगर वाकई बिकॉज इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनका फोकस यूक्रेन की तरफ, मिडल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है उस पर उनका फोकस है, और अगर इसी तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी अफ़गानिस्तान को भूल जाती है, मसलन उन्होंने कहा कि जो 97% जो पॉपुलेशन है अफ़गानिस्तान की 4 करोड़, दे लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन रिलाई करती है ऑन इंटरनेशनल असिस्टेंस, और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्हें भूल जाती है तो फिर खदशा ये है कि अफ़गानिस्तान एक दफ़ा फिर जो 9/11 अटैक से पहले हालात थे उस सिचुएशन में चला जाएगा, और अगर उस सिचुएशन में गया तो खुदा ना खास्ता अफ़गानिस्तान से एक और 9/11 अटैक्स हो सकता है। कामरान, ये उन्होंने एक बड़ी ही, मैं आई वुड से एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की उनकी ये फाइंडिंग्स हैं जो वो बात कर रहे हैं, और ये ऑब्जर्वेशन उनकी कोई इतनी लाइट नहीं है। दो बातें उन्होंने की कि अफ़गानिस्तान में अगर अमन हो जाए तो पाकिस्तान के लिए ये ख़तरा है। अच्छा, ये उसी अप्रोच को या थॉट प्रोसेस को ये सपोर्ट करेगा जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान को अपना 5वां सूबा कंसिडर करता है और एज एन एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान कंसिडर करता है। ये एक मेरे ख्याल को इतनी कोई पॉजिटिव उनकी स्टेटमेंट शायद ना ली जाए। और दूसरा जो उन्होंने 9/11 का कहा जी कि दोबारा वहाँ पे 9/11 हो सकता है, अगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाए अदर देन दैट के पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ अफ़गानिस्तान में अमन से। हमारे जो मसाइल हैं वो उसी तरीके या बढ़ गए हैं, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाला जो मसला है और अफ़गान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले रही, अगर इस आस्पेक्ट को आप माइनस कर दें तो उसके बाद अगर आप अफ़गानिस्तान की इंटरनल सिचुएशन देखें, वहाँ पे उन्होंने अपना पीस मेंटेन किया हुआ है, उनकी इकॉनमी समहाउ चल रही है, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल सपोर्ट उस तरीके से उनको नहीं मिल रही, और वो तजारत भी कर रहे हैं और अपने निज़ाम ज़िंदगी भी चला रहे हैं, और महंगाई भी वहाँ पे कम है पाकिस्तान से। तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि पाकिस्तान को अदर दैन जो TTP वाला मसला थ्रेटन फील करना चाहिए। और जहाँ तक TTP की बात है, हमें अगेन जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की, अपने इन हाउस सर्च हमें ज़्यादा करना चाहिए बजाय इसके कि हम अफगान गवर्नमेंट को या उनको ब्लेम करें इसके ऊपर। ये जो पाकिस्तान बात करता है कि जो अमन है या वहाँ पर जो स्टेबिलिटी है पाकिस्तान के लिए खतरा बनता जा रहा है, उसकी वजह यही है। और कि जो TTP का आपने जिक्र किया कि TTP पहले से ज़्यादा उसको लिबर्टी है, वहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं, इस वजह से पाकिस्तान समझता है कि जो इस तरह का जो अमन है वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। और दूसरा, बिल्कुल आई थिंक पाकिस्तान ये पहले भी ये कह चुका है कि हमारा सिर्फ एक ही इशू है और वो है ये TTP और इससे जुड़े जो दूसरे ग्रोह हैं। अगर इनको वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो फिर तो दोनों मुल्कों के दरमियान एक ज़बरदस्त कोऑपरेशन हो सकती है, उसमें कोई इशू है ही नहीं। अब जो दिलचस्प बात है इसमें कि ऑब्वियसली ये इतना हार्ड हिटिंग जो स्टेटमेंट पाकिस्तान के जो परमानेंट जो स्पेशल एनवॉय हैं ऑन अफगानिस्तान, उनकी तरफ से जब आया तो यकीनी तौर पर अफगानिस्तान से जवाब भी आना था। तो अफगानिस्तान की जो वजारत खारजा है उनकी तरफ से जो जवाब आया वो बड़ा सख्त था। उन्होंने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और इस स्टेटमेंट को मुस्तरद किया कि अफगानिस्तान से एक और 9/11 जैसा हमला हो सकता है। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि अगर किसी मुल्क से इस तरह का कोई हमला हो सकता है तो वो अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से इस तरह का हमला हो सकता है। फिर दूसरा, उन्होंने जाहिर है कि इस को रेफर करते हुए कि पाकिस्तान ने कहा कि अगर इंटरनेशनल एड या असिस्टेंस अफगानिस्तान को नहीं मिलेगी तो वहाँ पर हालात ख़राब होंगे। तो उसके जवाब में जो अफगानिस्तान की वजारत खारजा है उनका ये कहना था कि जो अफगानिस्तान है वो अब खुद इंसारी की तरफ बढ़ रहा है, अपने जो उनके मादनी वसाइल हैं उसको सामने रखते हुए बग़ैर जो बैरूनी इमदाद है उसके बगैर बैरूनी इमदाद के एक तरक्की की राह पर गामजन है। यानी कि उन्होंने एक लिहाज से पाकिस्तान के ऊपर तंज भी किया है कि हम पाकिस्तान की तरह इंटरनेशनल एड और असिस्टेंस के ऊपर नहीं चलते। और फिर अगेन TTP वाली जहाँ तक बात है, जो वजारत खारजा के उनके तर्जुमान है उनका ये कहना था कि ये तो पाकिस्तान का दाखिली मामला है। और यहाँ पर आई थिंक जो तालिबान है वो डंडी मारते हैं, कहने को तो वो कहते हैं कि एक इस्लामी वहाँ पर हुकूमत है और आप शरीयत को अगर फॉलो करते हैं तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। एवरीबडी नोज। और ये पाकिस्तान के अगर मौक़िफ़ को आप साइड पर भी रखें, जो UN की रिपोर्ट्स हैं, जो बाकी आपको इंडिपेंडेंट असेसमेंट मिलती है, एवरीबडी नोज के वहाँ पर जो अफगान तालिबान है उन्होंने TTP के लोगों को पनाह दे रखी है, लेकिन वो पब्लिकली कहते हैं कि नहीं जी ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। कामरान, अगर एक चीज़ वैसे देखी जाए 1979 से जब वहाँ पे सोवियत जंग हुई तब से लेके उसके बाद जो 9/11 हुआ,
और जो सूरत हाल रही वहाँ पे, उसका जो बेनिफिशियरी इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान रहा। हमें नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, खासतौर पर जो वॉर ऑन टेरर है, जिसमें ऑफिशियल नंबर्स तो हमारे को $150 अरब का नुकसान है। अनऑफिशियली जो प्राइवेट नंबर्स हैं जो हाफिज़ पाशा के हैं कि डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने कहा था कि $250 अरब का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड हमारी जो वेपनरी सिस्टम्स हैं वो एडवांस स्टेज पे गए। हमने अमेरिकन एड ली, चाहे वो 1979 हो चाहे 2001 हो, फ्री मनी पाकिस्तान आ रही थी। पेरिस क्लब का जो कर्जा था वो रिस्केजुअल हो गया, कंजम्पशन लेड हमारी इकोनॉमी ने ग्रो किया, और हमें ऐसा एक नशा लग गया ग्रांट्स का, फॉरेन एड का, कि जंग हमारे हमसाये में हो रही थी और फायदा यहाँ पे, लेकिन उसका फिर लॉन्ग टर्म में नुकसान था ना। जो ट्रेड ऑफ है वो आपने जिक्र कर दिया, 150 से 250 बिलियन डॉलर के नुकसान की बात करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ, मतलब फिर वेरी करते हैं बिटवीन 60,000 to 80,000 जो पाकिस्तानी हैं वो शहीद हुए, और उसमें इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान का जो सोशल फैब्रिक है वो तबाह हुआ। सिक्योरिटी की वजह से इस मुल्क में सरमायाकारी नहीं आई, मईशत ग्रो नहीं की। तो ये आपको देखने की ज़रूरत होगी कि क्या वाकई जंग जो है शॉर्ट टर्म के लिए तो शायद आपको लगता हो आपको बेनिफिट दिया हो, बट इन द लॉन्ग रन उसने हमें ना सिर्फ नुकसान दिया है बल्कि अभी भी उस जंग के ही वो आई थिंक मुज़मिरात हैं जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं इतने चैलेंजिंग हैं। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और अहम इशू के ऊपर बात करेंगे कि कैसे जो बांग्लादेश के अंदर इस वक्त तबाहकुन सैलाब हैं और उसका जो इल्ज़ाम है बांग्लादेश की हुकूमत वो भारत के ऊपर आयद कर रही है, और इस बीच पाकिस्तान ने बांग्लादेश को किस मदद की पेशकश की है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बांग्लादेश में इस वक्त सैलाब की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर तबाहकारियाँ हुई हैं। कोई लगभग 36 लाख जो लोग हैं वो मुतासर हुए हैं मानसून की बारिशों की वजह से, और इस बीच जो ऑब्वियसली जो रीजनल टेंशंस हैं वो भी हमें नज़र आ रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश की हुकूमत वहाँ पर जो अब एक अबूरी सेटअप है और बांग्लादेश के अवाम वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि इस सैलाब की जो सबसे बड़ी वजह है कि त्रिपुरा में वहाँ पर जो एक रिवर फ्लो करता है भारत से बांग्लादेश की जानिब, तो वहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, उसके जो दरवाजे हैं वो भारत ने बगैर किसी अर्ली वार्निंग के खोले, जिसके नतीजे में वहाँ पर जो कोमेला का इलाका है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो भारत की उनके साथ लगता है, तो वहाँ पर कई देहात जो हैं वो डूब गए। और इसमें इंटरेस्टिंगली जो भारत है उन्होंने इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की। उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल मनगढ़ंत इल्ज़ामात हैं, और उनका ये भी कहना था कि ना सिर्फ बांग्लादेश के अंदर बल्कि जो उनकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं मसलन त्रिपुरा, वहाँ पर भी सैलाब ने बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, और उसकी वजह भारत ने कोई डैम नहीं खोला बल्कि जो मानसून की गैर मामूली बारिशें हैं उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन जो बांग्लादेश की हुकूमत है, वो अवाम है, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये रिफ्लेक्ट भी करता है कि इस वक्त जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है बांग्लादेश के अंदर वो कितना अरूज पर है। क्योंकि ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जैसे पाकिस्तान और भारत का आपको पता है कि कई और जो इश्यूज हैं, पानी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा इशू है, इसी तरह से बांग्लादेश और भारत के दरमियान भी आपको पता है कि वाटर के जो हैं वो इश्यूज हैं। और वहाँ पर क्योंकि शेख हसीना वाजिद अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रही, क्योंकि उनकी टिल्ट थी टुवर्ड्स भारत, तो वहाँ पर अब जो लोग मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो भी मुआहदे माजी में हुए उनको रीओपन होना चाहिए, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर की वो एक मुनसिफाना बुनियादों पर होनी चाहिए। तो क्लियरली जो टेंशन है बिटवीन बांग्लादेश एंड भारत इन फ्लड्स की वजह से भी वो फर्दर डीपन हो रही है। आपने कुछ ऐसे इसमें स्टोरीज वगैरह देखी हैं, कुछ आपने न्यूज़ सुनी हो कि इन जो टेंशन बढ़ रही है बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, इसको कम करने के लिए कोई एफर्ट्स हो रही हो? और दूसरा जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान ने ऑफर किया उनको कि सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे पाकिस्तान मदद करना चाह रहा है, तो हैज़ बांग्लादेश एक्सेप्टेड दैट ऑफर और नॉट? जो एफर्ट की बात कर रहे हैं आप बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो टेंशन है, एक तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जब ये उनके अबूरी सेटअप के जो सरबराह हैं प्रोफेसर यूनुस जब आए थे तो उनका टेलीफोनिक रब्ता ज़रूर हुआ है, लेकिन उसमें भी जो भारत का जो नैरेटिव है कि उसमें उन्होंने जो अबूरी सेटअप के सरबराह उन पर जोर दिया, क्योंकि भारत का ये कंसर्न है कि वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जो अक़लियत हिंदू हैं उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर निशाना बनाया गया है इन जो भी प्रोटेस्ट हुए। हालांकि ये खबरें BBC में भी और अदरवाइज भी आई हैं कि कैसे एक आपको पता है कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से जो गलत पोस्टें हैं
बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए। मेरे भी जो बांग्लादेश में चंद जो सहाफ़ी जानने वाले हैं उनका भी यही कहना था कि बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो जानबूझकर फैलाई गई, क्योंकि ऐसा भी देखा गया कि कई जो वहाँ पर जो टेम्पल्स थे या हिंदुओं की इबादत गाहें थी, उनको खुद हिंदुओं और जो मुसलमान थे वहाँ पर खुद उनको उन्होंने वहाँ पे प्रोटेक्ट किया। तो एक तो इसका ये कॉन्टेक्स्ट था। जो फ्लड्स के हवाले से जो चीज़ें हुई हैं उसमें तो जो बांग्लादेश के अबूरी सेटअप के सरबराह हैं उन्होंने जो भारत के हाई कमिश्नर हैं बांग्लादेश के अंदर उनके साथ मुलाकात की। दो के बांग्लादेश का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि उनको समन किया गया था और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। भारत कहता है कि नहीं जी, एहतजाज नहीं रिकॉर्ड करवाया गया, बल्कि ये तो एक मामूल की मुलाकात थी। लेकिन ऐसा नहीं है, डेफिनेटली जो बांग्लादेश की हुकूमत है वो खुश नहीं है। और दूसरी रही बात कि पाकिस्तान की तरफ से जाहिर है कि जब शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ है तो एक अपॉर्चुनिटी भी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनके 15 साल दौरे में जो भी पाकिस्तान ने कोशिश की बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए, तो बांग्लादेश की हुकूमत ने कोई मस्बत जवाब नहीं दिया। लेकिन क्योंकि अब वो वहाँ पर नहीं रही और एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी बांग्लादेश में मौजूद है, तो ऑब्वियसली देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी जो पाकिस्तान ने अभी तक ऑफर की है, जो बाकायदा अभी तक कोई बांग्लादेश की हुकूमत से जवाब नहीं आया। बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान हमने देखा है कि इस तरह की कुदरती आफात का सामना करता रहा है, और अगर उनकी तरफ से कुछ स्पेसिफिक ऑफर आती है तो मेरा तो यही मानना है, जो हुकूमती ज़राए कह रहे हैं, तो पाकिस्तान डेफिनेटली जो बांग्लादेश की अवाम है, बांग्लादेश की हुकूमत है, इस मुश्किल सूरत हाल में उनकी मदद करेगा। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।